राधे राधे मित्रों। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज छठ पर्व है और इस शुभ दिन के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छठी मैया से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परीक्षा में सफल हों, अच्छे नंबर अर्जित करें और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। तो मित्रों आज हम संस्कृत के दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। आइए हम संस्कृत के दूसरे प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। मित्रों जैसा कि परीक्षा के पूर्व कम से कम 150 प्रश्नों का यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो संस्कृत में 30 में 30 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही कम समय में आत्मविश्वास के साथ आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मित्रों आइए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था। तो मित्रों आप सभी लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइए और प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया है। आपको ऑप्शन देखकर सही ऑप्शन पर उत्तर देना है। तो यदि आपका उत्तर सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे और यदि आपका उत्तर गलत होता है तो बिना दुखी हुए आप आगे के क्वेश्चन की तरफ सकारात्मक भाव से बढ़ेंगे। सकारात्मकता नकारात्मकता को भी बदल देता है, असफलता को भी सफलता में बदल देता है। तो आइए मित्रों हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन शुरू हो चुका है, राजा शूद्र के प्रधान अमात्य का नाम था। ऑप्शन ए वैशंपायन, ऑप्शन बी कुमार पालित, ऑप्शन सी पुंडरिक, ऑप्शन डी चंद्रपीठ। तो आशा करता हूँ आपके उत्तर आ चुके होंगे और इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कुमार पालित इसका सही उत्तर है। तो मित्रों राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम कुमार पालित था और कुमार पालित के चरित्र का वर्णन बाण भट्ट के कादंबरी कथा में हुआ है। तो आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। काव्यदर्श के रचयिता हैं, तो काव्यदर्श के रचयिता फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी दंडी। तो आशा करता हूँ आपके उत्तर आ चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मित्रों आइए एक छोटा सा ट्रिक आपको देते हैं। अगर मैं काव्यदर्श की बात करूं, काव्यदर्श की बात करूं और यदि मैं 10 कुमार चरितम की बात करूं तो ये दोनों में 10 कॉमन है और इन दोनों के जो रचयिता हैं वह दंडी हैं। इस पर मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा। 10 जो कुमार थे वो बड़े ही शरारती स्वभाव के थे, उदंड स्वभाव के थे। उनका चरित्र बड़ा ही उदंड और शरारती था और इसकी वजह से जो इनके गुरुजन थे इनको रोज 10 डंडा मारते थे। तो मित्रों याद रहे ये दोनों जो है दंडी के रचना है। और यदि हम भास की बात करें तो भास ने 13 नाटकों को लिखा है, 13 नाटकों को उसने रचा है भास ने, महाकवि भास ने। ठीक है, तो उनमें जैसे कि
जो महत्वपूर्ण हैं, स्वप्नवासवदतम, स्वप्नवासवदतम ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। और दूतवाक्यम, दूतवाक्यम, अविमार्कम, अविमार्कम, इस तरह से इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। ये सब महत्वपूर्ण वाक्य हैं, सॉरी नाटक हैं। तो इनके कुल 13 नाटक हैं, जिसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अविमार्कम है। आइए मित्रों, हम तो इसका ऑप्शन डी सही रहा। और अब अगले हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम में किस काल की समाज और संस्कृति का वर्णन है। तो मित्रों, कभी कभी प्रश्न ही हमें उत्तर दे देता है। यदि प्रश्न को ध्यान से देखा जाए तो उसी में उत्तर समाहित है। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर मिल चुका होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रामायण कालीन। तो राम के चरित्र का वर्णन रामायण कालीन समाज और रामायण कालीन काल के समाज और संस्कृति में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है। तो भवभूत की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं, घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उन तीनों भवभूत की रचनाओं को जान लेते हैं। पहला, जैसा कि आपको मैं ट्रिक दे चुका हूँ, पहला जो है वह है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। दूसरा है महावीर चरितम, महावीर चरितम। तीसरा है मालती माधवम, मालती माधवम। तो जैसा कि यह भवभूति की रचना है। और देखिए, अगर मैं भाव की बात करूं तो भाव से तात्पर्य है भावना, भावना। अब भूत से तात्पर्य है डूब जाना। यदि आप भावनाओं में डूब जाते हो, यदि किसी को आप पीड़ा में, दुख में, दर्द में, किसी आप गरीब को, किसी दीन दुखिया को, किसी को रोते हुए देखते हैं और आपकी भावनाएं करुणा से, दया से ओतप्रोत हो जाती हैं, ठीक है, आप करुणा में, दया में डूब जाते हैं, तो जो आपसे जो उत्तर मिलता है वह यह उत्तर मिलता है कि आपका भी चरित्र राम के चरित्र जैसा है, आपका भी चरित्र महावीर के चरित्र जैसा है, आपका भी चरित्र मालती माधव यानी कि राधा कृष्ण जैसा है। तो आशा करता हूँ मित्रों, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल चुका होगा। तो निम्नांकित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है। तो महावीर चरितम है, मालती माधवम है, उत्तर रामचरितम है। कौन सा नहीं है? नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। किसकी है? श्री हर्ष। जैसा कि इस पर हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, आप सभी लोगों को याद है। और नैषधीय चरितम 22 सर्ग में लिखा गया है, 22 सर्ग में, ठीक है। नैषधीय चरितम 22 सर्ग में लिखा गया है, यह श्री हर्ष का है, ठीक है। और यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में दिया गया है। तो किस पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ही लोगों से भिड़ने का उपदेश देते हैं। तो भिड़ने का, अब भिड़ने का जो कौन सा शब्द है जो भिड़ने संबंधी, ठीक है, अर्थ को दे रहा है, ठीक है, भिड़ने संबंधी मतलब शब्द की पहचान करा रहा है। तो वह स्त्री पर्व नहीं, विराट पर्व नहीं, शांति पर्व नहीं, वह भिड़ने का भीष्म पर्व, ठीक है, भीष्म, ठीक
ठीक है। तो भीष्म पर्व में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में है? तो भीष्म पर्व में, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ आदि पर्व के बारे में, सभा पर्व के बारे में, वन पर्व के बारे में, भीष्म पर्व के बारे में, इन सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ। आदि पर्व में किसका उल्लेख मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। किसका उल्लेख मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। यह महाकवि कालिदास का नाटक है। और सभा पर्व में किसका मिलता है? शिशुपाल वधम का मिलता है। यह श्री माघ का, ठीक है, महाकाव्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। हम अब अगला क्वेश्चन है, अविमार्कम नाटक के प्रणेता हैं। जैसा कि कुछ ही देर पहले मैं इसके संदर्भ में बात किया था। अविमार्कम नाटक के प्रणेता हैं ए कालिदास, बी श्रीहर्ष, सी भास, डी शूद्रक। तो फटाफट बता दीजिए, ठीक है। तो फटाफट बता दीजिए। जैसा कि अगर मैं कालिदास की बात करूं तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, मालविका मित्रम है। और इस तरह से कालिदास के नाटक है। अगर मैं श्रीहर्ष की बात करूं तो अभी भी बात किया हूं, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। और शूद्रक की बात करूं तो मृच्छकटिकम। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन सी भास। तो भास ने 13 नाटक, और 13 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप इसके उत्तर दे चुके थे। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया? 10 कुमार। देखिए इसका भी आगा, देखिए सॉरी आपको प्रश्न दिखाई नहीं दिया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अविमार्कम नाटक के प्रणेता हैं, तो इसका उत्तर आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका मित्रम है, ठीक है, और विक्रमोर्वशीयम है, ठीक है। और यदि मैं श्रीहर्ष की बात करूँ तो नैषधीय चरितम, शूद्रक, मृच्छकटिकम। तो 10 कुमारों, तो बचा कौन? भास। तो भास है स्वप्नवास वदतम, ये दूत वाक्यम, ठीक है, अविमार्कम। तो इस तरह से इनके महत्वपूर्ण हैं कुछ। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया? तो ये भी आपको पिछली कुछ ही देर पहले इसका उल्लेख कर चुका हूँ। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? तो ऑप्शन ए भूषण भट्ट, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी सुबंधु, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो कौन है? दंडी, ठीक है, कौन है? दंडी। और स्वप्नवास वदतम में अगर वासवदता, स्वप्नवास वदतम जो दंडी, स्वप्नवास वदतम जो भास का है, तो स्वप्न अगर निकाल दिया जाए वासवदता, वह किसका हो जाएगा? सुबंधु को हो जाएगा। बाण भट्ट अगर हम बात करें तो बाण भट्ट का ये कादम्बरी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो सूत्रांत में अगर मैं माहेश्वर सूत्र के पहले सूत्र की बात करूँ अयुण, तो अयुण में, और छठे सूत्र की बात करूँ लण, ठीक है। तो ये दोनों में देखिए सूत्र के अंत में आ रहा है कि नहीं? तो सूत्रांत मतलब सूत्र के अंत में, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी। और यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, आइए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो मंगलाचरण, देखिए यदि आपका कोई वस्तु, ठीक है, खो गया है और उस वस्तु के संदर्भ में कोई निर्देश दे रहा है कि आप उस वस्तु को कैसे पा सकते हैं, निर्देश दे रहा है, तो वह आपके मंगल, ठीक है, वह आपके अच्छाई को ध्यान में रखते हुए दे रहा है। और यदि हम बात करें, अगर कोई आशीर्वाद दे रहा है तो वह आपके लिए मंगल कामना कर रहा है। आशीर्वादात्मक यह भी, तो आशीर्वाद से भी कोई मंगल की कामना करता है। और अगर नमस्कार भी कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? मंगल की कामना कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, तो कौन सा नहीं है? उपासनात्मक, ये आपका उत्तर नहीं है। आइए प्रश्नों आइए मित्रों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। अगर हम बात करें तो माहेश्वर सूत्र का 13वां सूत्र है सर, ठीक है, श श र, ठीक है। तो देखिए जैसा कि ये है, ये है, ये है, कौन नहीं है? ये नहीं है। इसको हम इति संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। हलंत वर्णों को इति संज्ञा नाम दिया गया है और इति संज्ञक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहारों के निर्माण में किया जाता है। इनको वर्ण के रूप में नहीं हम गिनते। अगर कोई कहे सर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 है। कितनी है? 3 वर्ण है सर, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अगर हम युवाम आगच्छत की बात करूं तो ये आपका गलत है। कैसे गलत है? देखिए यह है अहम आवाम वयम है, त्वम युवाम यूयम। तो प्रथम में क्या है? जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है ना, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें उत्तम में तो अहम आवाम वयम, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें मध्यम में, त्वम युवाम यूयम हो जाएगा, युवाम यूयम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका है त्वम युवाम यूयम, प्रथम पुरुष, क्या आएगा, ज़रा ध्यान से उतर रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आपका जो देखिए तुम युवाम आपका दूसरे मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो प्रथम पुरुष में क्या आएगा? पठति, पठतः, पठन्ति, ये आएगा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब आएगा देखिए पठसी, फिर पठथ, पठथ। तो देखिए यहाँ पर पठथ न, ये देखिए अगर हम गच्छथ, तो अगर यहाँ पे देखें तो गच्छथ होगा, लेकिन यहाँ पे गच्छत है। इस तरह से ये उत्तर गलत हुआ। और यदि हम भावन तत्र गच्छति, अगर हम ये बात करें तो ये प्रथमा एक वचन है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है ये गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, यह बहुवचन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है, ठीक है। ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तो आइए, तो ये भी आपका गलत हुआ। अगर वयम दृश्यामय की बात करूं तो ये देखिए द्वितीया विभक्ति है और ये देखिए प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं बन रहा है। अगर मैं आसनम अधितिष्ठत की बात करूं तो देखिए अगर तिष्ठत के पहले यदि अधि का प्रयोग हुआ है, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उसके पहले आने वाला जो कर्ता है वो द्वितीया विभक्ति में होगा, और जैसा कि यहाँ पर है भी। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही हुआ। और यदि हम षण्वती पद संख्या बोधक है, तो अगर हम देखिए अगर हम वती की बात करें तो वती की जब भी बात आ जाए तो ये 90 को दिखाएगा, और देखिए क्षण जो दिखा रहा है ये 6 को दिखा रहा है। तो इस तरह से उत्तर क्या बनेगा? 96 बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला है चिरात शब्द द्योतक है। चिरात शब्द द्योतक है, तो देखिए नहीं कहते हैं चीरकाल से, यानी कि चीरकाल से, तो काल किसका द्योतक हो गया? चीर किसका द्योतक हो गया? समय का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जटाभियति, इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। जो जटाभियति में
तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। यदि हम बात करें तो यह भी तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाला सूत्र है। यह भी तृतीया ये जो सहयुक्त है ये भी तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाला सूत्र है। हेतु के संदर्भ में यह षष्ठी विभक्ति में आने वाला सूत्र है। तो इस तरह से अगर हम बात करें जटाभि यति, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है, तो ये है इत्यम भूत लक्षणे, इत्यम भूत लक्षणे। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब अस्वस्थ में समास है, तो अस्वस्थ में समास कौन सा है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी अव्ययी भाव है। तो यहाँ पर अस्वस्थ मतलब न स्वस्थ, ठीक है, न स्वस्थ। तो नहीं का भाव कौन सा समास देता है? ठीक है, तो वह तत्पुरुष समास देता है। ठीक है, नहीं तत्पुरुष समास, इसमें क्या हो जाएगा? अ का मतलब नहीं, न, तो नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। उपसर्गों की संख्या मानी गई है, तो देखिए न तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्रायण उत्तर पद प्रधानो अव्ययी तत्पुरुष समास। प्रायण उत्तर पद प्रधान अव्ययी तत्पुरुष समास। और अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि समास। और ये संख्यावाची द्विगु, ठीक है। और तो अब देखिए द्विगु और कर्मधारय की बात करूँ तो ये भी तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष और इनका भी कौन सा उत्तर प्रधान होता है, यानी कि द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधानो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ओहो सॉरी, तो हम बड़े तेज़ी से आगे बढ़ गए थे। ठीक है, तो उपसर्गों की संख्या, जैसे कि अस्वस्थ में समास है, तो अस्वस्थ अ का मतलब न स्वस्थ, तो क्या हो जाएगा? नहीं तत्पुरुष समास। उपसर्गों की संख्या मानी गई है कितनी? 22। और वयम, अब आपको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वयम सह नि वसामः, ठीक है। तो सह के योग में कौन सी विभक्ति है? तो सयुक्ति अभी जैसा कि आपने 74 नंबर के क्वेश्चन में आपने देखा, ये सयुक्त, ये तृतीया विभक्ति, ठीक है, तृतीया विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। और स के युग में कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पे देखिए स के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो क्या हो जाएगा? तृतीया में जो पहचान है एन, जैसे रामम रामेण, ठीक है, तो बालकम बालकेन, तो इस तरह आनंदेन हो जाएगा। तो वयम आनंदेन सह निवसामः, ठीक है। अगला पंचगंगम पद में समास है। तो देखिए यदि नदियों के पहले संख्यावाची शब्द आ जाए तो नदी विज सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर बनेगा? उत्तर ए 78 का। अब अगला क्वेश्चन है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो कवि कैसा है? महान है। तो कवि कैसा है? तो कवि आपका विशेष्य है और यह जो है विशेषण है। तो विशेषण बहुलम, तो किसका? कर्मधारय समास का सूत्र है, ठीक है। विशेषण बहुलम, तो ये कर्मधारय समास का सूत्र है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर बन जाएगा? कर्मधारय, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रामेण बाणेन हेतु बाली में करण है। तो देखिए जिसके सहयोग से ठीक है कोई कार्य किया जाता है, यानी कि कोई वस्तु जब साधक के रूप में कार्य करे तो उसमें करण कारक होता है।
तो जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है या उस वस्तु के बगैर कार्य नहीं हो सकता है, उस वस्तु का सहयोग लेना आवश्यक है। तो जिस वस्तु का सहयोग अपने कार्य को पूरा करने में लेते हैं उसमें करण कारक होता है। तो रामेण बाणेन हेतो बाली, तो इसमें आपको बताना है किस शब्द में करण है। तो राम में है, बाण में है, राम और बाण दोनों में है, बाली में है, तो किस में है? तो अब देखिए, तो बाली की जो हत्या करने के लिए, बाली का वध करने के लिए, ठीक है, बाली का जो वध करने के लिए राम किसका सहारा लेते हैं, किसका सहयोग लेते हैं? बाण का सहयोग लेते हैं। तो बाण में क्या है? करण है कि नहीं? बाणेन, तो एन जब भी आए तो तृतीया विभक्ति। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वित्तार्थानाम भय हेतु, वित्तार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो देखिए भी का मतलब भय और त्रा का मतलब रक्षा। तो भय और रक्षा के संदर्भ में, ठीक है, तो किससे भय? जिससे आपको भय हो रहा है उसी में आपका समास होता है, ठीक है, उसी में आपका समास होता है, ठीक है। जिससे आपका रक्षा हो रहा है उसी में आपका समास होता है। तो देखिए, तो जिसमें अगर जिस वाक्य में आपको भय या रक्षा शब्द मिले तो वही, ठीक है, उदाहरण होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं रक्ष माँ पापात, ठीक है, तो माँ पापियों से रक्षा करती है। अब देखिए करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है, ठीक है। अब देखिए अगला तीसरा, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने के, ये कई बार प्रश्न, ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है, तो कौन सा लकार है? लेट लकार। तो लेट लकार है, याद रहे, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है, लेट लकार है। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, धा धातु से कत्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। तो धा धातु से कत्वा प्रत्यय का योग, तो धा धातु से कत्वा प्रत्यय का योग होकर, तो धा धातु जो है ये हन में आदेश हो जाता है। हन में क्या है? आदेश हो जाता है, ठीक है। और कत्वा में त्वा आपका शेष बचता है। तो इसमें क्या है, ये न का ये लोप हो जाता है हलंतम सूत्र से, ठीक है, हलंतम सूत्र से ह, तो बचा ह और त्वा, तो इसमें छोटी ई का आगम हो जाता है। तो इस तरह से बनता है हित्वा। क्या बनता है? हित्वा। तो धा धातु से कत्ता प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है हित्वा। सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। तो सेव धातु जो आत्मनेपद की धातु होती है, ठीक है, और उसमें सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। तो सानच जो प्रत्यय में जो शेष सानच जो प्रत्यय में जो शेष बचता है, ठीक है, सानच प्रत्ययों को आन या मान में आदेश हो जाता है। आन या मान में आदेश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर जिसमें आपको मान दिखे तो सेव में आप मान जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेव मान है, ठीक है, सेव मान है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला उत्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो उच्च प्राथमिक गद्य शिक्षण का छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, तो ये तो भाई उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों के सूक्ति भंडार में वृद्धि करना,
ये भी सूक्ति में भी उद्देश्य होना चाहिए। सूक्ति से अच्छे विचार का उद्भव होता है। छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण प्रशिक्षित करना, यह भी जरूरी है। छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, ये जरूरी उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। और यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, पहले नियम बताकर, तो नियम तो क्या हो जाएगा, निगम, ठीक है, तो निगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगमन। तो ये पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है, तो जो है वो क्या हो जाएगा, निगमन शिक्षण विधि। तो नियम पहले नियम बताकर फिर उदाहरण, तो निगमन हो गया, ठीक है। और उदाहरण से कि नियम फिर बताया, पहले उदाहरण फिर नियम बताया जाए, तो ये हो जाएगा आगमन। तो ये निगमन अगर याद रखेंगे, पहले नियम फिर उदाहरण, तो ये निगमन हो गया। तो आगमन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, श्यामपट्ट का, टेप रिकॉर्डर का, फ्लैश कार्ड का, रेडियो का, ठीक है। तो छात्रों का उच्चारण अभ्यास करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, हाँ, टेप रिकॉर्डर का। भाई टेप रिकॉर्डर, ठीक है, वह बार बार उच्चारण करेगा और बच्चे उसका कॉपी करेंगे, ठीक है, नकल करेंगे। संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, तो कथा से कल्पना शक्ति का विकास तो होता ही है। छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ठीक है। छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना, तो ये तर्क शक्ति को विकसित करना भी कहानी के माध्यम से तर्क शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही। छात्रों का उत्तम चरित्र, बिल्कुल कहानी से उत्तर चरित्र का, लेकिन यह ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर लिखित और मौखिक दोनों हो जाएंगे, लिखित और मौखिक ये दोनों में सफल होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही साथ शेयर करना। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, और अगला हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे कल। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।